हाँ जी, बच्चा पार्टी। आई एम जितेंद्र के एस शुक्ला एंड माय इनिशियल इज JRK एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। बच्चों, इसमें यह ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी पावर पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, 12th में जब जाओगे तो सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ चेंज होगा, इलेक्ट्रिक वर्ड आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह। कॉन्सेप्ट यही होंगे। जैसा मैंने तुम लोगों को एक वीडियो अपलोड करके डाला था, उसमें बोला था कि अभी फिजिक्स से मत घबराना, रोटेशनल मोशन तक प्रॉब्लम आएगी, आफ्टर दैट द कॉन्सेप्ट विल रिपीट, देन यू विल एंजॉय लॉट। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। अब जैसे ये इक्विलिब्रियम है, प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि हम लोग फिजिक्स को पूरी तरह से जो बुक की टर्मिनोलॉजी है उस पे पढ़ के समझना और रटना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से दिक्कत आती है। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर रियल लाइफ के साथ अटैच कर दिया जाए लॉजिकली, तो वो कॉन्सेप्ट का थ्योरी हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ करके बताता हूँ, ये एक वर्ड लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूं जिससे मुझे इक्विलिब्रियम में को समझने में आसानी हो, तो मैं देखो इसको कैसे करूंगा। बस एक चीज याद रखो कि साइंस जिस वर्ड को इक्विलिब्रियम बोलती है, हम लोग लोकल लाइफ में उसको रिलैक्स बोलते हैं। अब देखना, इससे अगर हम कनेक्ट करते चले जाए तो पूरी फिजिक्स आएगी। अब ये रिलैक्स क्या है, ध्यान से सुनना। हमारे अंदर हर इंसान की एक आइडियोलॉजी है या फितरत है कि वो अपने को रिलैक्स में रखना चाहता है। कोई नहीं चाहता है उसके माइंड में किसी तरह का कोई टेंशन हो। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर कलेक्शन ऑफ टेंशन्स है, या अगर मैं ऐसे बात करूं कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, तो वो रिलैक्स में नहीं रह सकता। अब समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन अगर है तो वो रिलैक्स में नहीं होगा। अब ये फ्रस्ट्रेशन आता कब है? जब हमारे साथ अनवांटेड चीजें होती है ना। अब मैं यहाँ पे देखिए क्या करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बदलूंगा। जिस वर्ड को हम रिलैक्स बोलते हैं, साइंस उसी वर्ड को इक्विलिब्रियम बोलती है। दोनों को आपस में मैच कराना है। और जिस चीज को हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, साइंस उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलती है। अब ये मत कहने लग जाना कि फ्रस्ट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ लॉजिकली बात कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। अब ये क्या है, मतलब यहां से देखिए साफ है। अगर किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो कभी रिलैक्स में नहीं रह सकता। जल्दी से समझने की कोशिश करो। जैसे देखा होगा, अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, अपने घर पे देखो, ग्रैंडफादर को देखो या किसी दोस्त को देखो, गुस्से में होते हैं तो रूम में टहलने लग जाते हैं। कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ किसी से बात ही नहीं करते। तीन टाइप के लोग देखे हैं। अगर उनके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है, जैसे तुम्हारे यहाँ पेरेंट्स है, अपने से एग्जाम्पल लो, तुम्हारे मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, उन्हें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्क्स कम आने के बाद तुम पढ़ते नहीं हो, तब उन्हें गुस्सा आती है। तो उनके अंदर क्या इकट्ठा हुआ? फ्रस्ट्रेशन। अब वो रूम में टहलेंगे, तीन स्टेप लेंगे, या तो तुमसे बात करना बंद कर देंगे, या तुम्हें बहुत डांटेंगे, या रूम में टहलने लग जाएंगे। अगर लोकल लाइफ में देखो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गुस्सा बहुत भयानक तरीके से दिखाते हैं, किसी का हाथ पैर तोड़ देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर छोड़ के चले जाते हैं और वापस ही नहीं आते। कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते ही नहीं है, जिनको हम लोग बोलते हैं यार तुम ये तो न्यूट्रल है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों को इस टॉपिक में हमें डालना है। कैसे डालोगे? मैंने बोला, फ्रस्ट्रेशन को पोटेंशियल एनर्जी समझना है और रिलैक्स को इक्विलिब्रियम समझना है। अब मैंने बोला कि बे बच्चा मुझे ये बताओ, किसी भी इंसान को, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लुकिंग टू मेंटेन रिलैक्स कंडीशन, then what will be the necessary condition, what are the requirements? The requirements is only one, the level of frustration should be minimum। अब मेरा एक वर्ड पकड़ो, मैंने यहाँ बोला मिनिमम। क्यों बोला मिनिमम? सोच के बोला है। अगर किसी पर्सन के साथ कोई भी एक्टिविटी होती है और वो रिएक्ट ही नहीं करता, इसका मतलब जस्ट लाइक ए कोमा पेशेंट, तो हम तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो मैंने बोला उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल मिनिमम होना चाहिए, तो उसके दिमाग में कोई भी किसी भी तरीके की कोई गुस्सा नहीं है, मतलब वो रिलैक्स में है। अब इसी चीज को मैं साइंस में डालता हूँ। मैं पूछता हूँ, व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन टू मेंटेन इक्विलिब्रियम? अब तुम्हारा दिमाग बोलेगा, फ्रस्ट्रेशन को सर ने पोटेंशियल एनर्जी बोला था, मतलब
द नेसेसरी कंडीशन इज पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम जस्ट लाइक ए फ्रस्ट्रेशन। अब मैं इसको समराइज कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। मतलब साफ है कि अगर किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा। अब अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा है तो वो पता नहीं क्या कर डालेगा, किसको मार देगा, किसके हाथ पैर तोड़ देगा, तो ये अनस्टेबल पर्सन हो गया। ठीक है। अब किसी के अंदर मान लीजिए गुस्सा तो है पर हल्का सा है, तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब थोड़ी देर गुस्सा होगा फिर वापस आ जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता इनको गुस्सा है भी या नहीं है, वो बात ही करना बंद कर देते हैं, तो वो हो जाता है न्यूट्रल। और तीनों केस में एक ही लॉजिक समझ में आता है कि अगर वो रिलैक्स में है, उसके पास कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तो वो रिलैक्स में रहेगा। इसी टाइप से अगर सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब वो अनस्टेबल है। और अगर कम हो रही है तो ये अनस्टेबल है। और अगर कांस्टेंट है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, यू पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट है, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा, एक और वर्ड आएगा लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। लोकल क्या होता है? गुस्सा हर तरीके का होता है। किसी के घर में किसी टाइप का, वो हमारे घर का लोकल गुस्सा हो गया। स्टेट का गुस्सा, कंट्री का गुस्सा, वर्ल्ड वाइज गुस्सा। तो ये गुस्से करने की जो तरीके हैं ना, लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ये लोकल होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा गुस्सा हमेशा जितना मुझे आ रहा है इतना पूरे संसार को आएगा, ये मैं नहीं बोल सकता। तो कभी भी मैं ये वर्ड यूज नहीं कर सकता कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसी पॉइंट का है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑल द टाइम उतनी होगी। अब इन बातों को मैं वन बाय वन यूज करने वाला हूँ। चलिए अब आते हैं अपनी साइंस पे। तो लास्ट वर्ड फ्रस्ट्रेशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, रिलैक्स मतलब इक्विलिब्रियम, अनवांटेड होगा तो ये सब होगा। अब देखते हैं। देखो, जैसे मैं इसको पिछली वाली क्लास से तुम लोगों के साथ कनेक्ट होना चाह रहा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज बच्चा पार्टी, इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर फर्स्ट, देन समझ में तभी आएगा जब इसके पीछे वाले का यानी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव देखा होगा। अगर नहीं देखा है उसको पहले पूरा देखो, फिर इस पे आना। अब ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। अब इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखता तो हम लोग क्या करते, देखते हैं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ वर्क डन को, देखिए इसको लिख दो डी यू, ठीक है, और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ और डी आर, और ये हो गया माइनस डी यू। तो बड़े आराम से लिख सकते हैं एफ इक्वल माइनस डी यू। और अच्छी कॉन्सेप्ट पे पकड़ो तो अपने से बातें किया करो। इसकी वैलिडिटी क्या है? इसकी वैलिडिटी है कि अगर यहाँ पर कंजर्वेटिव लिखोगे तभी ये वैलिड होगा। अब एक पहला डाउट बच्चों को क्या आता है, जैसे किसी ने क्या किया, ऐसे लिख दिया डी यू इक्वल माइनस एफ डी आर, लिख सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं। अब एक बार बच्चे ने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था डी यू इक्वल माइनस एफ डी एक्स, या ऐसे लिखा हुआ था एफ इक्वल माइनस डी यू ओवर डी एक्स, ऐसे। बात वही है। अब कभी कभी जल्दी में हम ये पढ़ लेते हैं या ये बोल देते हैं कि डी आर लिखो या डी एस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। ये बात सही नहीं है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में समझाया था कि अगर यहाँ पर एक्स लिखा जा रहा है, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर यहाँ पर एक्स किसी बुक में किसी क्वेश्चन में कहीं लिखा है, इसका मतलब साफ होगा कि ये कहना चाह रहा है कि एफ इक्वल माइनस डी यू ओवर डी एक्स होगा, फोर्स विल बी अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ ओनली एक्स। यानी अगर x है तो x होगा, और अगर यहाँ y होता तो एफ वाई होगा, z है तो z होगा। अब इस बात को समझाने के लिए क्या किया गया, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया ऐसे। f को अगर निकालना चाहते हो तो माइनस डेवर बाई डेवर x आई कैप माइनस डेवर अपॉन डेवर y जे कैप माइनस डेवर u एंड डेवर z के कैप। अब यहाँ पर मैंने एक नई चीज यूज की है, पहले मैं इसको ना थोड़ा क्लियरिटी से बताता हूँ। वो चीज तो हो गई, मैंने यहाँ पे आप लोगों से बोला कि अगर मैं फोर्स लिखना चाहता हूँ तो मैं पहले माइनस साइन लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा डेवर डेवर एक्स
आई कैप माइनस डेवर यू डेवर वाई, और यहाँ पर होगा जे कैप माइनस डेवर और डेवर जेड और के कैप। अब बच्चे बोलेंगे सर ये डेवर क्या है, फर्स्ट टाइम आ रहा है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, कंप्लीटली बाइज्ड हो जाना। मतलब जैसे हम लोग डी लिखते थे ना डिफरेंशिएशन में, डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर डी लिखना है पर वापस नहीं आना है, यहीं पे छोड़ दो, डी लिखना है वापस नहीं आना है। वापस आने का मतलब मैं डी बनाता हूँ ऐसे पूरा, डी बनाने में अब वापस नहीं आऊंगा, तो इसको बोला जाता है, तो ये वर्ड यूज किया जाता है डेवर। डेवर एक रिप्रेजेंटेशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल का बेसिकली मीनिंग क्या है, तो पार्शियल का मीनिंग ये है कि सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि y एक फंक्शन है जिसमें एक्स स्क्वायर और z दिए हुए हैं, ऑल आर वेरिएबल्स, इफ आई से ऑल आर वेरिएबल्स, और मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा इसको ना डिफरेंशिएट करो पार्शियली, तो मैं डी नहीं डेवर लिखूंगा। किसके रिस्पेक्ट में करूं, मैंने आपको बोला कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करिए। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आप x को तो वेरिएबल मानोगे, लेकिन और कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए कांस्टेंट बन जाएगा, यानी अदर थिंग विल ट्रीट जस्ट लाइक ए कांस्टेंट। तो दिस इज द पार्शियलिटी, यानी बाइज्ड हो जाना। तो इसका आंसर होगा 2xz, और ये वैल्यू हो गई ऐसे। ये मतलब है इस पार्शियल डिफरेंशिएशन का। इफ आई से इसको बेटा z में करके बताओ, तो लिखोगे डेवर बाई डेवर z। Now I will treat x square as a constant and will differentiate only z. This is the rule of partial differentiation. I am not going to teach math, but I am going to introduce the partial differentiation only as per the requirement of our content. Okay? तो अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला बना फोर्स को निकालने के लिए। इसको डेरिवेटिव बोलो, कुछ भी बोलो, बहुत सारे नाम, कुछ लोग इसको डेल वैल्यू यूज करके बताएंगे, पर मैं बहुत ज्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता। तो अभी हमारे पास ये है कि फोर्स की वैल्यू अगर होगी तो इस फॉर्मूले से हम लोग इसको निकालेंगे। गॉट इट? अब देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, और पूरा लेक्चर देखना है, एक बार में बीच में छोड़ने से समझ में नहीं आएगा, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि u इक्वल दिया हुआ है, मान लो 2x स्क्वायर प्लस वाई, और सामने लिखा है प्लस 4z। एक मैंने इक्वेशन ले ली, ये पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है, और हम लोगों से पूछा गया कि फाइंड फोर्स, फोर्स बताइए। अब जैसे ही ये क्वेश्चन देखोगे हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाएगा ऊपर वाला, कि यार अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो फिर ये डेवर डेवर आने वाला है। तो एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ, इसका करोगे क्या। सबसे पहले मुझे एफ एक्स चाहिए, मुझे एफ वाई चाहिए, मुझे एफ जेड चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जब मुझे एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा तभी तो हम यहाँ पे जब इसको डिफ्रेंशिएट करके लाएंगे तभी तो ये वैल्यू हमें मिलने वाला है। ऐसे तो ये मिलने से रहा। और ये वैल्यू किसका होगा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए लिखूं तो ये होगा एफ एक्स आई कैप, ये होगा माइनस एफ वाई जे कैप, और ये वाला वैल्यू होगा एफ जेड के कैप। ऐसा मैंने किस बेस पे बोल दिया कि एफ एक्स होगा, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि फोर्स का मतलब होता है डी यू बाई डी आर। क्योंकि आर के टर्म में तो उतनी चीज हमें क्लियर नहीं हो पाती है। यहाँ पे क्या बोला था कि डी यू और डी आर, तो ये डी यू बाई डी एक्स है यानी डेवर, तो ये एफ एक्स होगा, ये एफ वाई होगा, और ये एफ जेड होगा। अब मैं एफ एक्स निकालने के लिए आगे बढ़ा। कैसे निकालूं, मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। किसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन का करना है। तो अब देखना, मैं x को वेरिएबल मानूंगा, अदर थिंग्स विल बी ट्रीट एज ए कांस्टेंट। तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x, y का क्या होगा 0, 4z का क्या होगा 0, क्योंकि मैं बाइज्ड हो गया, मुझे तो पार्शियल लेना है। इसी टाइप से अब मैं और आगे चला, अब मुझे y चाहिए, तो फिर इस एक्सप्रेशन पर आया। अब देखिए 2x स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, because we are differentiating the given expression with respect to y only, because this is the partial differentiation। तो अब ये y का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, क्योंकि मैं y में करूंगा। z का कितना होना है 0 है। अब मैं z पर गया तो देखिए x भी 0, y भी 0,
z का करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 4 दिया है तो 4 इंटू जेड, डिफ्रेंशिएशन z का हो गया 1, तो बचा 4। अब मुझे यहाँ से मालूम हो गया कि fx का वैल्यू होगा 4x, fy का वैल्यू होगा 1 और fz का वैल्यू होगा 4। अब मैं फोर्स निकालना चाह रहा था, तो मैंने यहाँ लिखा f। इस फॉर्मूले में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, जो कि सभी में आ रहा है, तो यहाँ माइनस लिख दिया। मुझे यहाँ पे लिखना है fx का वैल्यू, तो fx का वैल्यू कितना था 4x, साथ में आई कैप बताना है, लिख दिया। आगे मुझे लिखना है fy का वैल्यू, हाउ मच 1, तो 1 लिखना नहीं है, बस जे कैप लिख दिया। आई नीड वैल्यू ऑफ fz एंड दैट इज 4, विल राइट हियर 4 विथ के कैप। अब देखिए ये फोर्स बन के आ गया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? मैं पुरानी क्लास से कनेक्ट करता हूं। मैंने क्या समझाया था पिछले वाले लेक्चर में? अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्स है, हु विल डिसाइड कि एक्स होगा या नहीं होगा? तो वो डिसाइड करेगा आई के, आई कैप के साथ एक्स है, यस, जे यस, के है, मतलब ये कंजर्वेटिव है। अगर जे के साथ वाई है, जेड के साथ के है और आई के साथ एक्स है, मतलब वो कंजर्वेटिव है। और अगर ऐसा नहीं है तो विल चेक परफेक्ट डिफरेंशिएशन है या नहीं। अगर है तब भी कंजर्वेटिव है। अगर परफेक्ट डिफरेंशिएशन भी नहीं बनता, दैट आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर, तो आप बोलेंगे अब ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे कभी कभी ये पूछा जाएगा कि इसका फोर्स बताइए। फोर्स के साथ लास्ट में ये भी पूछेंगे कि ऑल्सो टेल द नेचर ऑफ द फोर्स, इज इट कंजर्वेटिव और नॉट। तो कैसे बताओगे, उसके लिए ये पूरा था। ठीक है। अब इसमें मान लो एक एग्जांपल हम यहीं पे छोटा सा लेके और लोगों को बता दे, इसका रिवर्स करो। अब देखो इसमें जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसको यहाँ पे दिया हुआ है। मान लो इस बार क्या किया, फोर्स का वैल्यू दे दिया गया और वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप ओनली, बस इतना है। और क्वेश्चन ये बोलता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बट वेयर, क्योंकि इसमें पोजीशन भी रिक्वायर्ड है, मैंने लिखा 0 0। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ 2,4 पर। ठीक है। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए एग्जांपल क्या है। पहले मैंने पोटेंशियल एनर्जी दी और फोर्स पूछा। अब मैंने फोर्स दिया और पोटेंशियल एनर्जी को पूछा। डरने की कोई बात नहीं है। हमें ये पता है कि जो जनरल एक्सप्रेशन था कंजर्वेटिव में, वो था डी यू और डी आर, जिसको मैंने अभी समझाया डेवर यू और डेवर आर, यानी डेरिवेटिव में। अब मेरी रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे डी यू है, तो चलो मैं इसको डी यू को इधर कर देता हूँ और माइनस एफ डी आर को इधर कर देता हूँ। अब देखिए ये चीज मैं तुम्हें वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स में बता चुका हूँ। कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर लिखोगे एफ एक्स डी एक्स, फिर आएगा एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। अगर मेरे साथ पढ़ना है तो लेक्चर सारे देखो, तभी समझ आएगा, बीच से देखोगे नहीं आएगा। बट यहाँ पर मैंने ये लिख तो दिया, बट मुझे ये ध्यान रखना है कि माइनस साइन नहीं छूटना चाहिए। अभी तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, पर इसको छोड़ना नहीं है। अब बताओ हमारे इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू क्या है? अब मैं यहाँ पर चला, मैंने माइनस लिखा। एफ एक्स का वैल्यू था एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स होगा। एफ वाई का वैल्यू मेरे पास ओनली वाई है, ये डी वाई हो गया। अब मुझे पुरानी स्टोरी फिर से ले आनी है। ये लो, लिमिट्स क्या है? एक्स में 0 से 2, तो यहाँ पे लिखा 0 से 2। जब मैंने वाई में देखा तो 0 से 4, तो यहाँ लिख दिया 0 से 4। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर मैं ये माइनस साइन, अभी तो चलो मैं डी यू लिख रहा हूँ और इसका लिमिट होगा इनिशियल और फाइनल। अगर मैं ये माइनस साइन नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैंने क्या बोला था, अपर को और लोअर को इंटरचेंज कर दो, या याद रखो इनिशियल और फाइनल। अब यहाँ पे जब तुम ये पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे, तो मैं कैलकुलेशन में टाइम नहीं दूंगा, 32/3 आएगा। इनिशियल एनर्जी हमारे पास क्या कुछ थी? नहीं थी। चलो अगर ये प्रॉब्लम में 0 ले दी जाए, हो सकता है कि प्रॉब्लम बनाने वाला बोले 0 है, या हो सकता है वो आपसे ये बोल दे कि यहाँ पे 5 जूल है। मैंने क्या बोला है, हर न्यूमेरिकल में ये मत देखो कि आंसर कैसे आ रहा है, ये देखो मैंने सीखा क्या। 0 देंगे तो हम इनिशियल पे 0 रख देंगे। 5 दिया, चलो 5 दे दिया, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ये फाइनल लिख दिया। यहाँ पे 32/3, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो अब बताइए फाइनल कितना आएगा? फाइनल आएगा, यहाँ माइनस करोगे,
यहाँ 32 करोगे और ये माइनस का 5 होगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 17/3 आएगा, ये माइनस साइन यहाँ पे था तो -17 3/जूल। मतलब कभी तो ये पोटेंशियल एनर्जी देंगे और फोर्स पूछेंगे, वहां पर ध्यान रखना है Fx, Fy, Fz को अलग अलग निकालना है, फिर उस पूरे फंक्शन में रख देना है, माइनस को छोड़ना नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो फोर्स आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फोर्स दे देंगे और पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेंगे, तो भी हम ऐसे जाएंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बारे में अच्छे से देख के वैल्यू रख दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल हमने अभी सॉल्व किए, अब चलते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल। अब देखो जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें एक फोर्स और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे 2 मीटर है, ये 4 मीटर है। क्वेश्चन ये कहता है कि इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 5 जूल देन फाइंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल 4 मीटर। अब बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं, वो ये नहीं सोच पाते जल्दी कैसे करें। अपने बेसिक को मत भूलो, हमने एक चीज पढ़ा हुआ है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के होगी। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ही तुम इस फॉर्मूले को अपने आप से रिपीट करोगे माइंड में, तुम्हारा माइंड बोलेगा सर ये फोर्स और एक्स का ग्राफ दिया है, अगर हम इसका एरिया निकाल दें तो हो जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे दी कि 15 न्यूटन यानी फोर्स लिखा हुआ है, और वो लिख के देंगे, नहीं देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब देखना कितनी जल्दी होगा। इनिशियल कितना है भाई 5, फाइनल क्या है निकालना है, वर्क डन एरिया से निकालोगे, इस पोर्शन का एरिया कैसे आएगा 15 इंटू 2, सेकेंड पोर्शन का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, हाउ मच हाइट 15, ये कैंसिल हुए। अब देखिए 45 आएगा, ये जब इधर लाओगे तो माइनस का 5 आएगा, ये आपका माइनस का फाइनल बचा, तो फाइनल कितना आ गया, साइन का जल्दबाजी मत कर देना, -40 जूल। सॉल्व हो गया। तो कुछ ये सिंपल से क्वेश्चन दिए होंगे। अब इसके एक टाइप के और ग्राफ पर आते हैं, अब जरा उसकी बात करते हैं। देखो अब थोड़ा हम इसको चेंज करेंगे। मान लो अब ये ऐसा दिया हुआ था, अभी हमने ग्राफ बनाया था फोर्स वर्सेस पोजीशन, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अभी ये देखो, अब जो मैंने ग्राफ लिया, मान लो वो कुछ, एक सेकेंड, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे जा रहा है, कर्व भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा, अगर इसको और इंटरेस्टिंग करना है तो मान लो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे हमने इस बार लिखा पोटेंशियल एनर्जी और इस जगह लिख दिया आर। अब इससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बच्चा पार्टी में ये बताना चाहता हूँ कि घबराओ नहीं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट रिपीट होने शुरू हो गए। जब हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे और जो ग्राफ का वीडियो मैंने अपलोड किया था, पोजीशन टाइम ग्राफ क्यों किया था उसका मतलब तुम्हें अब पता चलेगा। अगर मैं इसका स्लोप बनाना चाहता हूँ तो स्लोप बनाने का रूल मैंने क्या बताया था कि जहां पर ग्राफ आप बनाना चाहते हो, जहां पे स्लोप लेना चाहते हो, वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये देखिए मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर मैं जानना चाहता था, तो देखो ये एंगल थीटा होगा, और इसको अगर मैं टेन थीटा से लिखूं तो ये स्लोप बन जाता है। और डी वाई डी एक्स मैंने पढ़ाया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत अच्छे से पता है, पर यहाँ वाई कौन है डी यू, और एक्स अपनी जगह एक्स है। देखिए क्या ऐसा हमने नहीं पढ़ा था कि एफ इक्वल -du/dx होता है, अभी पढ़ के आए हैं, पूरा एनालिसिस आप करते हुए चले गए। अब यहाँ पे हम कैसे इंटरप्रेट करें कि अगर मैंने ये पूछा कि बेटा ये बताओ इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या दिक्कत है। अब देखो ओरिजिनल फॉर्मूला है फोर्स इक्वल -du/dx, ये du/dx क्या है, स्लोप ही तो है हमारे इस ग्राफ का। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे ये बताओ ये टेन थीटा यानी जो स्लोप है ये पॉजिटिव है नेगेटिव, आप बोलोगे सर थीटा का वैल्यू तो 90 से कम है, तो टेन थीटा तो पॉजिटिव होगा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। यस, जब मैं इस फॉर्मूले के पास आया तो ओरिजिनल फॉर्मूला था -du/dx, अब मेरा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो माइनस तो बना रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है,
मतलब यहाँ पर जो फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा। लो हो गया। अब इसमें क्या परेशानी है? मान लो इसमें अगर मैं तुम लोगों को और जैसे मुझे पेपर बनाना है, सपोज मुझे एक क्वेश्चन पेपर सेट करना है और टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। अब मैंने क्या किया, बच्चों को घुमाने के लिए थोड़ा एक ऐसे बनाया और यहीं पर एक ऐसे बना दिया और बाद में बोला कि अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर u लिखा हो और यहाँ पर x लिखा हो और ये इसका ये a है और ये यहाँ पर b है, यानी फोर्स ऑफ A और फोर्स ऑफ B, और ऑप्शन बना दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए मैग और ग्रेटर देन B, ऐसे। लो पहला ऑप्शन बन के रेडी हो गया। अब मैंने दूसरा ऑप्शन लिखा एफ ए मैग्नीट्यूड और यहाँ लेस कर दिया। मेरे ऑप्शन लिखने से पहले आप लोग को आंसर दिमाग में आ गया होगा, आई एम श्योर। एफ ए और एफ बी। मैग्नीट्यूड मैं इसलिए ले रहा हूँ कि प्लस माइनस का चक्कर आपके दिमाग में ना आए। अब बताओ क्या ये काइनेमेटिक्स का ग्राफ नहीं है? यहाँ तो मैंने फोर्स लिख भी दिया। मान लो मैं यहाँ फोर्स भी नहीं लिखता, सिर्फ लिखता ए और बी, बताओ कौन सी बॉडी पे फोर्स ज्यादा है? तो आप लोग क्या करते, स्लोप निकालते, इसका θ1 और इसका θ2। जिसका एंगल बड़ा होगा उसका टेन का वैल्यू ज्यादा होगा। तो मैं मैग्नीट्यूड के केस में कह सकता हूँ कि एफ इक्वल डी यू ओवर डी एक्स होगा। आई एम नॉट टेकिंग माइनस साइन, बट वाई? बिकॉज मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है तो माइनस नहीं लिया। अब ये वैल्यू टेन थीटा होती है, तो यहाँ से देखिए एफ प्रोपोर्शनल टेन थीटा अगर मैं लिख दूं लॉजिकली, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि जिसका एंगल बड़ा होगा वो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। ये आइडिया कहाँ से आया? मैंने एक रफली में समझाया कि ये पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट हो, सीधा जा रही है, तो क्या ये ग्राफ वैलिड है? अब मान लो मैं इसमें एक ऑप्शन और लिख देता ऐसे, नन ऑफ दीज, ऐसे, और मैं अब पूछता कि बताओ ऑप्शन क्या है। अब पता है इसमें बच्चे क्या करते? बच्चे इसमें ये देखते कि इसका स्लोप और ये डी यू बाई डी एक्स है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही। हाँ, मतलब पूरी तरह से काइनेमेटिक्स के बेस पे सोच सकते हो। जो काइनेमेटिक्स का फंडा आपने पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लो हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसमें थोड़ा और डिस्कस करते हैं। मान लो अब मैं इसी में एक ग्राफ और बनाऊं, ऐसे देखना, यहाँ पे एक लाइन लिया और यहाँ पर एक लाइन लिया। अब देखना, अब मैं इस ग्राफ को ऐसे लाऊं, ये, और एक पॉइंट यहाँ बना दूं, एक पॉइंट यहाँ बना दूं, यहाँ पर लिख दूं पॉइंट ए और यहाँ पे लिखूं पॉइंट बी, और ये पूछूं कि ए एंड बी पर फोर्स का डायरेक्शन बताइए। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपकी पोजीशन आर है। क्या परेशानी है भाई? अगर यहाँ ये फोर्स की डायरेक्शन जानना चाहते हैं, पॉजिटिव आएगा मैं राइट साइड में बना दूंगा, निगेटिव आएगा मैं लेफ्ट की तरफ बना दूंगा। यही तो होगा ना। अब इसके लिए मुझे चाहिए क्या? चलो मैं इसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले ना इसका टेंजेंट बनाओ। देखना, मैं बी पॉइंट पर अगर स्लोप को जानना चाहता हूँ तो पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने बताया था कि वहां पर एक टेंजेंट बना देना। ये बना दिया। इसी टाइप से अब एक टेंजेंट यहाँ पर बनाइए, ये आया और ये टेंजेंट हो गया। और मैंने वहां पर एक चीज बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाई थी कि एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना। देखिए ये थीटा है, जब दूसरा एंगल लेने जाओगे तो ये थीटा मान लीजिए 2 है और ये थीटा मान लो 1 है। तो अगर मैं इसका स्लोप पूछूं तो ये एंगल 90 से लेस है, मतलब इसका जो 10 का वैल्यू आएगा, 10 थीटा का, वो पॉजिटिव आएगा यानी स्लोप का। लेकिन ये जो थीटा 2 है उसका वैल्यू 90 से ज्यादा है, मतलब इसका जो स्लोप मिलने वाला है वो निगेटिव मिलेगा। और अगर स्लोप निगेटिव मिलेगा तो फॉर्मूला वही है, जो स्लोप है, जो आपका फोर्स है, और वही हमें बताता है डी यू ओवर डी एक्स। पर ये माइनस साइन बहुत कुछ बदल देगा। क्या बदलेगा? यहाँ पर जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स का वैल्यू, बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव यानी डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस साइन फॉर्मूले में आता है, तो ये वाला फोर्स होगा निगेटिव। यहाँ पर जब हम जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, एफ ए पॉइंट पर लिखेंगे माइनस, हमारा स्लोप भी है माइनस डी यू ओवर डी एक्स, तो दोनों को लिखा तो आया प्लस। यानी इस पॉइंट पर जो मुझे फोर्स मिलेगा वो पॉजिटिव होगा
और यहाँ मिलेगा नेगेटिव। अब मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन बताने में क्या है, अगर नेगेटिव आया तो इधर बना दो, यानी ये फोर्स इधर होगा। ये पॉजिटिव आया तो इसको इधर बना दो, ये इधर होगा। तो क्या इस ग्राफ से हमने क्या सीखा कि ग्राफ को इंटरप्रेट करना है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक चीज पकड़ो, हमने सिर्फ ये देखा कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का ग्राफ हमें मिलेगा तो हम स्लोप से फोर्स के बारे में सोचेंगे। और अगर हमें ग्राफ फोर्स वर्सेस एक्स मिलेगा, यानी यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले से अगर मैं सोचूं तो du इक्वल माइनस एफ डी एक्स हो जाता है। यानी अगर इफ यू आर हैविंग ए ग्राफ फोर्स वर्सेस पोजीशन, then you will get potential energy by solving area under curve. If you have a graph potential energy versus position, then when you will calculate the slope, you will get the force with the direction. यानी स्लोप आपको डायरेक्शन भी बताएगा। अब चलो इसमें थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इससे एग्जांपल नंबर 4 या 5 काउंटिंग आप याद रखना, बस कॉन्सेप्ट बताने पे शुरू करते हैं। अब देखो बच्चा पार्टी, असली चीज पर आते हैं, इक्विलिब्रियम जो हमारा टारगेट था, क्योंकि हर चीज का एक इंट्रोडक्शन होता है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक क्रिकेट का बॉल रख दूं इस जगह, और एक बॉल मैं रखूं यहाँ पर, और एक बॉल रखूं मैं यहाँ पर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ के रखा हुआ है, कि इक्विलिब्रियम के जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल। ये तो हो गई फिजिक्स की लैंग्वेज। जो जैसा मैंने बिगनिंग में एक्सप्लेन किया था, जो बहुत गुस्से में है वो अनस्टेबल है, और जो थोड़े से गुस्से में है वो स्टेबल है। मतलब गुस्सा तो है पर कंट्रोल कर लेता है अपने आप। और जो अनस्टेबल है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। और एक होता है न्यूट्रल। मैं रिपीट करूं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरी हो, कुछ भी मार धाड़ कर देगा। और जो कम गुस्से वाला है, खुद ही कंट्रोल कर लेता है, उसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? स्टेबल है वो। और जो कुछ रिएक्शन ही नहीं देता, यानी उसकी गुस्सा परमानेंट रहती है, ना किसी से बात करता है ना सुनता है, तो वो होता है न्यूट्रल। अब बताओ, और ये जाना कैसे जाता है? अगर मैं इस बॉल को यहाँ से जरा सा छेड़ दूं, तो अपने दिमाग में सोचो कि एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड पर्सन को अगर तुम जरा सा भी परेशान करोगे तो वो बहुत मारधाड़ करेगा। अगर यहाँ जरा सा भी तुमने इसको छेड़ा तो ये बॉल यहाँ से भाग जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो ये किस टाइप के इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा? तो हम लोग यहाँ इसको बोलेंगे, ये तो भाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जा रहा है। हम लोग डिस्कशन किस चीज का कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का। अनस्टेबल हुआ। अब दूसरी चीज यहाँ पर एक और है। अब मैं अनस्टेबल तो मैंने समझ लिया, सर मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ फोर्स क्या होगा। अभी मैंने समझाया कि इफ यू हैव ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड आर, व्हेन यू विल कैलकुलेट स्लोप यू विल गेट द फोर्स। अब स्लोप कैसे निकालेंगे सर? मैंने क्या बोला, यहाँ से एक टेंजेंट बना दो उस ग्राफ के ऊपर, तो ये देखोगे कि ये टेंजेंट आपको थीटा का वैल्यू 0 देगा। तो टेन थीटा का वैल्यू 0 होगा, और अगर टेन थीटा का वैल्यू 0 है तो स्लोप 0 होगा। और अगर मेरा स्लोप 0 है तो मैं बोलूंगा यहाँ फोर्स 0 है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0 आ गई। चलो एक काम तो हो गया, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर है तो फोर्स का वैल्यू 0 है। याद रखना, मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा, du ओवर dx। माइनस को मैंने 0 में डाल दिया, तो जरूरत पड़ने पे मैं फोर्स को 0 रख के du बाई dx करके न्यूमेरिकली यूज करने वाला हूँ। अब ये अनस्टेबल है। एक चीज और मैं बता दूं, अगर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव के पास जाओगे, तो अगर आपको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ की वैल्यू 0 से कम आती है, मींस आंसर अगर नेगेटिव आता है, तो अनस्टेबल का कंडीशन होता है। ये हो गई फिजिक्स की लैंग्वेज। अब मैं यहाँ पर आया, अगर बॉल को डिस्प्लेस करोगे तो ये इधर जाएगी, ड्यू टू द इंक्लाइनेशन फिर वापस आ जाएगी बगैर किसी हेल्प के। इधर डिस्टर्ब करोगे फिर वापस आ जाएगी। मतलब ये वो पर्सन है जो अपने आप कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोले किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब तो पता है ना, मीन पोजीशन की तरफ जाना या नहीं जाना। जाने की टेंडेंसी है मतलब स्टेबल है, कभी नहीं जाने की टेंडेंसी है मतलब अनस्टेबल है। तो यहाँ का जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा? स्टेबल। हो गया। अब सर ये बताओ यहाँ पे फोर्स क्या होगा? तो भाई यहाँ से टेंजेंट ले लो बच्चा, और देखो थीटा का वैल्यू फिर 0 मिलेगा। थीटा का वैल्यू 0 मिलेगा तो हम फोर्स को 0 रखेंगे। तो फोर्स होता है du ओवर dx विथ माइनस, पर 0 है तो मैं माइनस लिखा नहीं।
यानी कभी जरूरत पड़ेगी, फोर्स की इक्वेशन दी होगी, इक्विलिब्रियम दिया है तो मैं 0 रख दूंगा, ये स्टेबल है। अब इसमें एक चीज और बताओ कि सर अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो वो वैल्यू कैसी आनी चाहिए? ये था लेस देन 0, तो यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन 0। अब ये हमें ध्यान रखना है, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है मींस 0 से ज्यादा आता है तो वो इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल, और अगर कम आता है तो अनस्टेबल। अब जरा इसकी भी बात कर लो, इधर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ग्राफ पे ध्यान से देखो तो ये लाइन स्ट्रेट बनाई है मैंने। मतलब कहने का मेरा ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो मैं du ओवर dx निकालना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो भी फोर्स का वैल्यू 0 हो गया। तो क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम है? यानी इसकी गुस्सा कांस्टेंट है, ये ना तो किसी की सुनता है ना किसी से बात करता है, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है। बट ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम बोला जाता है? न्यूट्रल। अब अपने लॉजिक से सोचो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है लेकिन फोर्स 0 है। क्यों? क्योंकि स्लोप के चक्कर में जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो 0 आ गया। मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी हम फोर्स को 0 ले सकते हैं, यानी du ओवर dx की वैल्यू 0 रख सकते हैं। इसको सेकंड डेरिवेटिव में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो सेकंड करोगे क्यों? अब यहाँ पर देखो, कुछ लोग बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा मैक्सिमम रहेगी हमेशा के लिए और सबसे ज्यादा होगी, ऐसे नहीं सोचना है। मैंने एक बात की थी, लोकल की थी ना, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मैं अगर एक ऐसा वाला डायग्राम बनाऊं, ये देखो, ऐसे समझाऊं, तो यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम होगा, एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये क्या है? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल पे जो सेकंड डेरिवेटिव होगा, ये u लिखा हुआ है, तो इसका जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये कैसा है? ये मिनिमा है, कम है, मतलब यहाँ पे स्टेबल है। तो अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लिखूं, वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो क्या ये वाली जो मिनिमा हमें मिली है यहाँ पर, ये सबसे कम है? नहीं। अगर उसके आसपास देखोगे तो ये देखिए उससे ज्यादा भी है। इस पर जाओगे तो ये कम है पर ये भी ज्यादा है, और इसके आगे जाओगे तो ये इससे ज्यादा है। मतलब ये है लोकल मिनिमा की बात, लोकल मैक्सिमा की बात। तो लोकल का मतलब है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करो, हमेशा उसके पड़ोसी को देखो कि उसके पड़ोसी के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, कम है या ज्यादा है। इसको बोलते हैं लोकल। पर ये कह दें कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, नहीं, या मैं इसको बोल दूं कि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, 0 से ज्यादा आ गई, नेगेटिव आ गई, कैसे आ गई, तो उसके लिए तुम्हें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं बोलोगे क्योंकि जिसको तुम कम बोल रहे हो उसके ऊपर देखो, उससे ज्यादा दी हुई है। मतलब इस पूरे इलाके में सबसे कम या ज्यादा, अगर पूरी बात करोगे पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे कम है या ज्यादा है, या मैं ये बोलूं जितना गुस्सा मुझे आता है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा वाले लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा गुस्से वाले लोग हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ही गुस्सा सबसे ज्यादा है। ठीक है? तो थोड़ा सा दिमाग में सोचना कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। फिलहाल अभी मैं रिपीट कर दूं, अनस्टेबल की कंडीशंस तो हमने बता दी कि ये आंसर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और जब स्टेबल की बात आएगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और न्यूट्रल की कंडीशन क्या है। अब हम लोग करेंगे इस पे क्वेश्चंस, जो हमने बोला है वो समझाने के लिए। तो चलते हैं इसका एग्जांपल नंबर 1। अब सोचो एक स्टूडेंट है जो स्प्रिंग की एनर्जी का ग्राफ बनाना चाहता है। ये होती है स्प्रिंग की एनर्जी। अब देखना इसकी लॉजिक से ही आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को अगर मैं यहाँ पे रख के फील कराऊं, सपोज करो ये इसका नेचुरल लेंथ है। अब इसमें आपने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया और इतना छोटा बना दिया, मतलब एक्स डिस्टेंस में इसको कंप्रेस करके ले आया। अब मुझे बताओ, स्प्रिंग को गुस्सा कब आएगी? जब उसको कंप्रेस करोगे। अरे तुम्हारे ऊपर अगर 100 kg वेट रख दिया जाए और पूछा जाए फील गुड, मजा आ रहा है, तो सोच लो क्या बोलोगे।
तो अब ये ग्राफ तो हमें पता है कि के एक्स स्क्वायर है तो पैराबोलिक शेप में जाएगा ऐसे, देखना ये। अब ये तो हो गया इसका ग्राफ इस बेस पर, यहाँ पर अगर मैं u लिखूं और यहाँ पर x। अब मान लो किसी ने पूछा इक्विलिब्रियम बताओ, अरे मैं क्यों रटूं यार, सिंपल ये बताओ कि जब स्प्रिंग वापस आएगी फिर से नेचुरल लेंथ पर, नेचुरल लेंथ होने का मतलब है उस स्प्रिंग के पास किसी टाइप का कोई कंप्रेशन एलोंगेशन नहीं है, मतलब उस पर कोई भी अनवांटेड फोर्स नहीं है, वो कंप्लीटली रिलैक्स में है, तो उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं है। तो फिर इक्विलिब्रियम का मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैंने क्या बोला, फ्रस्ट्रेशन मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। स्प्रिंग कब गुस्से में नहीं है, जब वो नेचुरल लेंथ में है। तो नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया, ये आ गया ना इक्विलिब्रियम, तो मिल गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब रिलैक्स, और स्प्रिंग रिलैक्स कब होती है, नेचुरल लेंथ पर होती है। कैस और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में अगर उसका फ्रस्ट्रेशन कम मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम। इस ग्राफ को देख के बताओ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, यहीं पर तो होगी, हो सकता है ओरिजिन से थोड़ी सी ऊपर होगी पर मिनिमम तो होगी ना, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब मान लो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे देखना, अब मैं लेता हूँ एग्जांपल नंबर 2, अपने मतलब, और देखो, अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ये है। अब मुझे इस पे इक्विलिब्रियम पे डिस्कस करना है, कैसा इक्विलिब्रियम होगा, किस पॉइंट पर होगा। तो देखो, इक्विलिब्रियम के लिए मैंने एक रूल बताया है कि फोर्स को जीरो हम कर सकते हैं, है ना। अब बताइए फोर्स इक्वल क्या होता है, डी ओवर डी एक्स। जरा इसका डी ओवर डी एक्स करिए। अब मैं डेवर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वाई जेड में नहीं होगा तो सोचेंगे। अभी इसको अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ तो यहाँ से 8 आएगा और यहाँ से 2x आएगा, ये जीरो होगा। बच्चे पूछेंगे सर वाई यू आर टेकिंग जीरो, मैंने पीछे समझाया कोई भी इक्विलिब्रियम हो फोर्स तो जीरो हम ले सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो x का वैल्यू आएगा 4, अगर ये मीटर में होता तो 4 मीटर आ गया, ये पॉइंट मिल गया। यानी इक्विलिब्रियम कहाँ मिलने वाला है ये हमने चेक कर लिया, 4 मीटर पर मिलेगा, पता हो गया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, तो मैंने क्या बोला था, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, ये u है और यहाँ पे dx2। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो देखो ये 0 होगा, x का यानी 1 होगा तो ये 2 आ गया। अब ये वैल्यू आ गई माइनस की 2। क्या इसमें x को रखने की कोई जगह है, नहीं, यानी एकदम क्लियर है x4 पर इक्विलिब्रियम होगा, और सेकंड डेरिवेटिव का जो मेरा वैल्यू है वो निगेटिव आ रहा है। और अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब मैंने क्या समझाया था, लेस देन जीरो अगर होगा तो अनस्टेबल होगा। अब ये कुछ चीजें हमारे माइंड में याद होनी चाहिए, हो गया। अब चलो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लो इस बार क्या हुआ, u का वैल्यू मैंने थोड़ा सा बदल के दिया, 27x और माइनस का x क्यूब कर दिया। अब मैं थोड़े से इसको बढ़ा रहा हूँ, फिर पूछा गया डिस्कस द इक्विलिब्रियम। मुझे अब रट गया है कि मैं फोर्स लिखूं, अब टाइम बचाऊंगा, ये फोर्स है, इसकी जगह मैं जीरो लिख दूंगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, 27 आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, जब इधर आएंगे तो ये 9 होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, तो x का वैल्यू आएगा +-3। ये देखिए, अब दो वैल्यू आ गई। ये क्या किया हमने, मेरे दिमाग में ये था कि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं टूट पड़ूंगा, क्या करने के लिए, फोर्स को जीरो, एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट, इजी क्वेश्चन है। यहीं से सोचते चलना, स्लो स्लो आगे बढ़ेंगे। तो जब हमने देखा कि वैल्यू तो 2 आ गई, अब मुझे +3 पे चेक करना पड़ेगा और -3 पे चेक करना पड़ेगा। तो तरीका क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, यानी फिर से डिफरेंशिएट करो। किसको करोगे, एक बार एक्सप्रेशन ये आया था डिफरेंशिएट करने के बाद, इसी को करना है, तो ये देखिए 0 हो गया, ये 6x, 3x स्क्वायर का होगा -6x। अब मेरे पास वैल्यू आ गई -6x। अब मैं नहीं बोल सकता कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्यों, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया x, कोई मुझे बता दे तो मैं बता दूं। तो मैंने ऊपर देखा यार x की दो वैल्यू तो है मेरे पास, एक +3 है एक -3 है, चलो चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं गया x इक्वल -3 के पास, तो जब -3 आया तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया,
तो मेरा वैल्यू प्लस आ गया 18 का, और ये वैल्यू 0 से बड़ा है, और अगर ये 0 से बड़ा है तो स्टेबल होता है। तो इसका मतलब हुआ x इक्वल -3 पर इस पोटेंशियल एनर्जी के बेस पर इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। सॉल्व हो गया। अब मैं चला इधर, -6 इंटू सेकेंड वैल्यू मेरी क्या थी x की, और वो वैल्यू थी प्लस का 3। अब मैं +3 पे चेक करूंगा, तो यहाँ पे +3 रख दो, अब आंसर आएगा -18, और ये वैल्यू 0 से कम है। यानी अगर मैं इसको सही से लिखूं तो सेकेंड डेरिवेटिव विल बी लेस देन 0, और लेस देन 0 होने का मतलब अनस्टेबल है। तो आंसर क्या हुआ, x इक्वल -3 पर ये अनस्टेबल होगा और +3 पे जाके ये स्टेबल होगा, तो निकाल दिया। सिंपल ये था, u देखते ही फोर्स को 0 करो, x की वैल्यू निकालो, x की जितनी वैल्यू आए उन पर डाल डाल के चेक करो, अगर वो वैल्यू 0 से कम आती है तो कहाँ चले जाते हैं। यानी ऐसे याद रखो, अगर माइनस आती है तो अनस्टेबल, बस एक याद कर लो, नेगेटिव आएगी अनस्टेबल होगा, तो पॉजिटिव आएगी तो स्टेबल होगा। तो हो गया सिंपल। अब जरा इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल बना के देखते हैं, थोड़ा और अच्छे लेवल पे ले जाते हैं। हाँ जी बच्चा पढ़ ली। अब देखिए ये वाला एग्जांपल है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये वो क्वेश्चन है जो अभी तक जितना भी पढ़ा है या आगे जो क्वेश्चन करने वाले हो सबका रिजल्ट यहाँ पे निकाल देगा। ध्यान से सुनना, लास्ट में ये जरूर जानना कि इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा। देखिए यू दिया हुआ है, कितना बड़ा एक्सप्रेशन है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे डिस्कशन हमें करना है, बहुत सारे रिजल्ट देगा। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले टूट पड़ोस से फोर्स निकालो। अब फोर्स निकालने के लिए हम आगे गए, तो मुझे पता है कि जब हम फोर्स निकालेंगे तो मुझे यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है कि आई लिखोगे, फिर यहाँ पर वाई लिखोगे, फिर यहाँ पर जेड लिखोगे। ये हमारा पहला टॉपिक था, फर्स्ट आज जो मैंने डिस्कशन में यूज किया था, और इसमें ये भी बोला था कि जब भी फोर्स लिखोगे माइनस का याद रखना। अब मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है। तो याद करो मैंने क्या समझाया था, डेवर यू डेवर एक्स करोगे, माइनस साइन में लिख चुका हूँ इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ से मिलेगा 27, और एक्स क्यूब का करेंगे तो माइनस का 3x² आएगा, अदर टर्म विल बिकम्स 0, राइट। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी 27 - 3x²। उसको लिखते चलिए, ये माइनस है अपनी जगह रहेगा। इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं सिर्फ एफ एक्स का वैल्यू लिखूं तो 27 - 3x², राइट, और इसको मैंने लिख दिया आई कैप। अब मुझे चाहिए y, तो y में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा y के रेस्पेक्ट में। देखिए x 0, x क्यूब 0, यहाँ पर होगा 3y² - 3। ये अब मैं यहाँ पे y का वैल्यू लिखने वाला हूँ, तो y का वैल्यू मुझे क्या मिला है, 3y² - 3 j कैप। के नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा नहीं। अब देखिए आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई ना। एंड वी आर लुकिंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट वी विल डू। अब कम इसको थोड़ा सा एनालाइज करो, जो अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि एफ एक्स का वैल्यू 27 - 3x² है, क्योंकि आई का कॉफिशिएंट है, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने बोला था फोर्स को देखते ही उसको 0 कर दो, यहाँ पर करोगे 0। अब ये गलती मत कर देना, फिर से डिफरेंशिएट मत कर जाना इसको, क्योंकि फोर्स आता ही डिफरेंशिएट करके है। ध्यान रखना डी यू डी एक्स का वैल्यू ही एफ है, मीन्स ये ऑलरेडी डिफरेंशिएट है। तो जैसे ही मैंने यहाँ 0 डाला, ये 27 आया, यहाँ पे 3x² आया, तो x का वैल्यू ±3 मीटर। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया है, पुराने वाले वैल्यू को यूज किया है। तो यही होता है लेवल को बढ़ाना। हम लोग चले थे स्टार्टिंग में x लेके, अब मैंने पिछले क्वेश्चन का इतना पार्ट लिया है, अगर बच्चा लोग ध्यान से देखो तो बस इसमें नई चीज थोड़ी सी ऐड कर दी है। अब ये वैल्यू हो गई। अब ये x की वैल्यू है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, ये मैंने पढ़ा है। किस पर कैसा होगा वो मुझे जानना है। तो अब देखना, मैं इसके सेकेंड डेरिवेटिव के पास जाऊंगा, यानी d2u और dx2। अब इस टर्म को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे मिलेगा -6x। अब मेरे पास यहाँ देखिए,
कुछ रटना नहीं पड़ता है, क्वेश्चन खुद बोलेगा आप क्या करो, अब क्या करो। अब x की वैल्यू आपके पास 2 है, +3 -3। तो एक बार अगर मैं यहाँ -3 डाल दूं और ये -6 पहले से ही है, तो प्लस का 18 आएगा। अब सोचो, अगर वैल्यू हमारी प्लस आती है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाता है? स्टेबल। ध्यान रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें कब मिला है? जब मैंने -3 को यूज किया है। इसी टाइप से अब देखिए दूसरी वैल्यू की बात करो। यहाँ पर ये वैल्यू है -6 इंटू एक्स का वैल्यू हम लेंगे हम प्लस। तो जब +3 लोगे तो ये माइनस का 18 आएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करो, माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये x की वैल्यू -3 पर ये टोटल वैल्यू आई है हमारी पॉजिटिव। और पॉजिटिव, हाँ ठीक है, यहाँ से मैं कंफ्यूज हो गया -3 देख के। पूरा आंसर है एट -3 इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। अब मैं ले रहा हूँ x इक्वल +3। थोड़ा जल्दी नहीं करूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। x इक्वल +3, आंसर आया माइनस। और अगर ये वैल्यू माइनस आती है मतलब ये वैल्यू हो जाती है अनस्टेबल। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से बोल दूं। मैंने इसको सिंपल सा डिफरेंशिएट किया, फोर्स की वैल्यू निकाली, पुराना मेथड यूज किया, फोर्स को 0 डाला, एक्स की वैल्यू निकाली, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव किया, एक्स की वैल्यू को मैंने -3 रखा, आंसर आया प्लस। और जब ये आंसर प्लस आता है तो इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल। फिर मैंने +3 डाला, आंसर आया नेगेटिव। नेगेटिव किसका? सेकंड डेरिवेटिव का, तो आंसर होता है अनस्टेबल। यानी एक्स इक्वल +3 पर अनस्टेबल, एक्स इक्वल -3 पर स्टेबल। अब मैं इसी टाइप से इसको मैंने देखा, ये क्या है? अब मैं इसको पकड़ूंगा, एफ वाई, पकड़ते जाइए और करते जाइए। तो यहाँ पर ये वैल्यू है 3y² -3। इसको मैं 0 करूंगा और जैसे ही इसको 0 डालोगे y का वैल्यू आएगा +-1 आ गया। अब मुझे ये जानना है, ये तो पता हो गया इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा, तो आंसर है +-1 पर होगा। होगा कैसा? सेकेंड डेरिवेटिव के पास जाएंगे, ये लो सेकेंड डेरिवेटिव, जरा इसका देखो, यहाँ भी प्लस का 6y मिलने वाला है क्योंकि -3 का 0 होगा। अब मेरे पास दो वैल्यू है, y को अगर मैं प्लस लूं तो ध्यान से देखो ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज इम्प्लाइज दैट 6y का जो वैल्यू सॉल्व करोगे वो +6 आएगा। और जब आंसर हमारा प्लस आता है तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? स्टेबल। लो, स्टेबल हो गया, यानी y इक्वल +1 पर वैल्यू होगी स्टेबल। अब मैं अगर यहीं पे -y का वैल्यू मैं लेता हूं माइनस, तो 6y का वैल्यू आएगा नेगेटिव, यानी ये 0 से कम है। और नेगेटिव जैसे ही आंसर आता है हम लोग क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। लो, अब देखिए, ये प्रॉब्लम से हमने ये जान लिया कि कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। अब मैं इस पे कुछ चीज तुम लोगों को डिस्कस करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ पे क्वाड्रेंट सिस्टम पे ये पॉइंट्स दिखाऊं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को क्योंकि ये पूरा रिजल्ट निकलने वाला है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा इसका मैं लिख सकता हूँ x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 है। कैसे बोला मैंने? y के आंसर आए हैं +-1 और x का है +-3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जाऊंगा तो x की वैल्यू माइनस होगी और y की वैल्यू प्लस होगी। ये सिंपल सा क्लास 6 का क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर जाऊंगा तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यानी -3 और -1 लिखोगे। अब मैं जाऊंगा इस फोर्थ वाले पे, तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। अब देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को देखूं और मैं पूछता हूँ +1, यानी जो फोर्स लगाया जाएगा, जो पार्टिकल डिस्प्लेस किया जाएगा, अगर मैं उसको y के अलोंग लेता हूँ, ये कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है? y के अलोंग लेता हूँ +1 में, तो +1 पर इसकी वैल्यू क्या आई है? स्टेबल। तो इक्विलिब्रियम आएगा स्टेबल। यानी अगर पार्टिकल को मैंने y डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल। अब अगर मैं उसको x के अलोंग में डिस्प्लेस करूं, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट 3 है, तो +3 है। अब इस पर देखिए, जब आप वैल्यू लेते हो +3, ये लिखी हुई है, तो इक्विलिब्रियम आता है अनस्टेबल। इसका मतलब क्या है? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट।
इक्विलिब्रियम जानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि थोड़ा कितना डिस्प्लेस किया, क्या किया, बहुत जरूरी है। जहां पे पार्टिकल रखा है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके चेक किया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर दिया। साथ में इक्विलिब्रियम इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमने एक्स में डिस्प्लेस किया या वाई में डिस्प्लेस किया। ऐसा नहीं है कि एक जगह पार्टिकल रखा है किधर भी कर दो सर आंसर तो वही आएगा, नहीं। ये साफ बता रहा है कि अगर जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले, अगर मैं वाई डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करूं, यहाँ पे ये देखो, तो इक्विलिब्रियम हमारा कौन सा आया था +1 पे, मैंने अभी बताया स्टेबल, और 3 पे करता हूं तो अनस्टेबल। मान लो इसमें से मैं इसको ले लूं, अब तुम लोग समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं ओरिएंटेशन करता हूं पार्टिकल का मीन पोजीशन से x इक्वल +3 पे, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा अनस्टेबल। और अगर मैं -1 पे करूं तो देखो यहां पर आएगा अनस्टेबल। +3 पर अनस्टेबल, -1 पे अनस्टेबल, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट ये कह रहा है किधर भी करो सेम आएगा। अगर मैं डिस्कस करूं सेकंड क्वाड्रेंट को, तो -3 पर अगर मैं पूछता हूं कि बताओ इक्विलिब्रियम कैसा है, -3 मतलब किस पॉइंट पर, तो -3 का वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाला है, देखो बॉटम पे देखो x इक्वल -3 पर आया था स्टेबल, तो ये आएगा स्टेबल। अगर मैं पार्टिकल को x डायरेक्शन में निगेटिव x में डिस्प्लेस करता हूं तो इक्विलिब्रियम आता है स्टेबल। और अगर मैं +1 पे करूं तो ये +1 ये कहता है अब ये आएगा स्टेबल, तो स्टेबल आ गया। अगर मैं इस पर जाऊं तो कुछ और आएगा। कहने का मतलब सिंपल ये है, इस प्रॉब्लम ने हमें क्या बताया, एक तो सारे क्वेश्चंस का ये कमांड लेकर आ गया कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करोगे। दूसरा इसने ये बता दिया कि ये दिमाग में रखना है कि पार्टिकल का ओरिएंटेशन किधर है, इस बात पर इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा। अब जो इसके बाद के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो अब कोई न्यूमेरिकल बनाने चला, इसके बाद फिजिक्स नहीं आएगी, अब आएगी मैथ। मान लो मैं यहाँ लिख दूं 4x⁴ -3x², तो अब क्या करोगे, यहाँ पर ये करना पड़ेगा x² को x डैश मान के x की वैल्यू निकालोगे, फिर 4-5 पॉइंट आएंगे, फिर बड़े बड़े प्रोसेस नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बदलेगी, यानी प्योर मैथ। तो मैथ्स में जब भी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया जाए बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स में उसका रोल बहुत ज्यादा है। तो ये जो हमने किया आज यहाँ तक आने के बाद, हमने वर्क एनर्जी में बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो पूरे कर लिए। हमारा जो अब बचा है वो बचा है पावर। और इसके बाद अगला जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो मैं अपलोड करूंगा बेस्ट क्वेश्चंस, यानी जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन सेशन। थैंक यू।